Good morning class. So today we are going to start our new chapter solution and colligative properties. हाँ, हो सकता है आपके बुक में लिक्विड सॉल्यूशंस नाम के चैप्टर हो, बट उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आज ये बहुत ही नया सा चैप्टर होगा। हमने 11th में गैस स्टेट पढ़ा, 12th का फर्स्ट चैप्टर हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, राइट। सेकेंड चैप्टर इज सॉल्यूशन, जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम 11th के जो दो चैप्टर हैं उनका काफ़ी यूज होगा। तो अब हम वापस से उसको तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक थोड़ी थोड़ी बीच में बताते रहें और आप उसको ध्यान में रखें, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, चैप्टर आसानी है। एक्चुअली तो हर चैप्टर ही आसान होता है, बस हाँ थोड़ा सा टेंशन हमें देना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर 6 और 7 का काफ़ी यूज होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ जान लें। सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ आपको पता है ना, ठीक है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन हमारे सामने लिखा गया है। देखिए, अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होना चाहिए? होमोजीनस। A solution can be defined as a homogeneous mixture of two or more than two components dispersed on molecular scale। हाँ, इसमें सब कुछ तो क्लियर है, बस एक चीज़ थोड़ी सी आपको और लग सकती है, क्या वो? मॉलिक्यूलर स्केल। सिंपल से ये कहना क्या जाता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजीनस मिक्सचर होगा वो भी कैसी मिक्सिंग होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर स्केल। यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसका लिया हमने, 3 मॉलिक्यूल इसका, या 1 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, कोई एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे आधा मॉलिक्यूल ले लिए फिर उसका भी हाफ कर दिए, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट हैज बीन टोल्ड हियर मॉलिक्यूलर स्केल। अभी समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, इन जनरल फॉर सेम फिजिकल स्टेट। अच्छा, अब हमें ये बताइए सॉल्यूशन किससे बना होता है? हाँ, किससे बना होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट किसे कहते हैं? हाँ, क्या कहा आपने? जिसकी अमाउंट कम होती है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ये ट्रू नहीं है, इससे पहले भी एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसा कंडीशन तब तक ट्रू होगा जब दोनों की जिसकी मिक्सिंग हो रही है, दोनों या तो सॉलिड हो, दोनों या तो लिक्विड हो, या दोनों ही गैस हैं। अगर ऐसा केस है तो जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम वो सॉल्यूट। ये कब ट्रू है? याद रखिएगा, ये तभी ट्रू है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट सेम होगी। यानी कि या तो दोनों सॉलिड हो, या तो दोनों लिक्विड हो, या तो दोनों गैस हो। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्यूट वो होता है जिसको हम मिक्स करते हैं। सॉल्यूट वो होता है जिसको हम मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिक्सिंग की जाती है, और जो बनता है वो तो क्या है? सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं क्या है। ये डेफिनेशन कब के लिए ट्रू है? In general, for same physical state, the component which is present in excess amount, excess means in a large amount, that is called solvent, and the component which is present in lesser amount, that is known as solute। यहाँ तक क्लियर है? कंडीशन क्या है? हाँ, for same physical state। चलिए आगे देखते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें सब पढ़ना नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमें मालूम होना चाहिए, ताकि जब हमें आगे चैप्टर्स मिलेंगे हायर स्टडीज में तो थोड़ी सी आइडिया रहता है कि हाँ हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस 3 टाइप से हो सकते हैं। पहला गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हम गैस में कुछ मिक्स करेंगे, हम गैस में कुछ मिक्स करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड में मिक्सिंग होगी, और सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड में मिक्सिंग होगी। अब ये क्या है, 3 तरीके से हो सकती है। मान लीजिए हमने पहला सिलेक्ट किया गैसियस सॉल्यूशन, तो अब बताइए हमें गैस में क्या क्या मिक्स किया जा सकता है? हाँ, क्या क्या किया जा सकता है? गैस में गैस को मिक्स किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। गैस में लिक्विड को मिक्स किया जा सकता है, और गैस में सॉलिड को मिक्स किया जा सकता है। वैसे ही लिक्विड में गैस को मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड को, लिक्विड में सॉलिड को, सॉलिड में गैस को कर सकते हैं,
सॉलिड में लिक्विड को भी कर सकते हैं और सॉलिड में सॉलिड की भी मिक्सिंग हो सकती है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। पहला, गैस और गैस की मिक्सिंग, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस एयर में मिल जाएंगे आपको। दूसरा, गैस और लिक्विड की मिक्सिंग, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, देखिए CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की मिक्सिंग। गैस और सॉलिड की मिक्सिंग, नाइट्रोजन गैस में कैंफर का वेपर, कैंफर कपूर, उसका वेपर का मिक्सिंग होना। लिक्विड और गैस की मिक्सिंग, वाटर और ऑक्सीजन, वाटर में हमेशा ऑक्सीजन मिक्सिंग होती है ना, मिक्स रहता है, तभी तो जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। लिक्विड और लिक्विड की मिक्सिंग, हाँ ये तो बहुत ही आसान सा होता है, C2H5OH, क्या ये, हाँ इथानॉल प्लस वाटर, दोनों लिक्विड है। लिक्विड प्लस सॉलिड, वाटर प्लस सुक्रोज, या ये शुगर है, ये क्या है, शुगर है। सॉलिड और गैस की मिक्सिंग देखिए, हाइड्रोजन और पैलेडियम। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सिंग, मर्क्यूरी में सोडियम मेटल की मिक्सिंग करना। सॉलिड और सॉलिड की मिक्सिंग, कॉपर और गोल्ड की मिक्सिंग करना। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स थे जो कि आपको पहले से मालूम हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हम पहले समझेंगे, उसको एज इट इज माइंड में रखेंगे, तब हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। देखिए अगर 100 ग्राम शुगर और 50 ml वाटर को मिक्स करें तो आप हमें बताइए कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। शुगर का ज़्यादा है ना, 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, शुगर। ये तब होता जब यहां पर भी लिक्विड होता और यहां पर भी लिक्विड होता, तब जिसका अमाउंट ज़्यादा उसको कह सकते थे। या ये सॉलिड और ये भी सॉलिड होता तब कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। ये देखिए शुगर यानी कि सॉलिड, ये वाटर यानी कि लिक्विड, तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा, हाँ हमें मालूम चलेगा इसके सॉल्यूशन वाले स्टेट से। आप हमें ये बताइए, पानी और चीनी को मिक्स करेंगे तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ना। ठीक है, तो हमेशा जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी वही स्टेट सॉल्वेंट की भी होगी, ये याद रख सकते हैं। यानी कि अगर हमें मालूम है सॉल्यूशन लिक्विड मिल रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा, जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात, हाँ अगर आ रही है तो बताइए। अब सॉल्वेंट कौन, हाँ वो तो ऊपर दिख रहा है, वाटर होगा। क्यों होगा, बिकॉज सॉल्यूशन इज लिक्विड। यहां पर सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है। क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड है इसका मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। और देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पहले से मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन। याद है W1 वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ और क्या एक इक्वेशन हमने ही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू 1, जिसको हम क्या लिखते थे, chi1 प्लस chi2 इज इक्वल टू 1। ये x नहीं है, हम इसको क्या कहेंगे, chi कहेंगे। ठीक है, अब जो हम कहने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और उसको याद रखना है। देखिए पहला, dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये एक इक्वेशन है जो कि गिब्स फ्री इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन के नाम से भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, क्या नाम है, ये क्यों रहेगा ना, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। क्या होता है, dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। चलिए देखिए मतलब क्या है, G स्टैंड्स फॉर गिब्स एनर्जी, dg का मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, dp मीन्स हाँ चेंज इन प्रेशर माइनस S। ये एक नया टर्म आपको मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको। देखिए S रिप्रेजेंट्स एंट्रोपी, क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले सारे टर्म्स को देख लें हम। dt, ये T कैसा है हमारा, कैपिटल T है, तो कैपिटल T क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ टेम्परेचर, सो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए क्या है, G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, S एंट्रोपी है। ठीक है, आगे देखते हैं अब।
हमें क्या डिस्कस करना है अब, एंट्रोपी क्या होता है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर हम ये अरेंजमेंट बनाते हैं और एक अरेंजमेंट हम ऐसा बनाते हैं, आप हमें देख के बता सकते हैं कि दोनों अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता होगा। हाँ, लिक्विड को कर रहा होगा ना, और ये किसको कर रहा होगा, गैस को। आप ये बताइए दोनों की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। ये थोड़ा सा रैंडम है, ये पूरा का पूरा रैंडम है। गैस तो हमेशा रैंडमली होते ही है। तो हम कहेंगे जिसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी एंट्रोपी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसके अंदर जो रैंडमनेस है क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है? इट इज द रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। और देखिए गिव फ्री एनर्जी, ये क्या होता है, एनर्जी का चेंज होता है, डीजी है ना, चेंज इन एनर्जी। अब मान लीजिए मेरे पास जो एनर्जी फर्स्ट है, ऐसे हम जनरल वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 5 जूल है, जो दूसरी है वो भी कितनी है, 5 जूल है। आप बताइए चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, दोनों में कितना चेंज हुआ, कुछ भी नहीं। तो चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0, पहली चीज। दूसरी चीज आप हमें ये बताइए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। हाँ, याद आया, हम लोग एक बार क्लास में डिस्कस किए थे और फिजिक्स में तो आप बार बार पढ़ते रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट ये होता है ना जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या होती हैं, लगभग इक्वल हो जाती हैं। अब हमें ये बताइए अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो चेंज इन एनर्जी डीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया, अगर देखिए हम यहां पर 0 रख दे तो ये क्या हो जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इस एस डी टी को उड़ा के इधर लेके आए तो क्या रिलेशन मिल जाएगा हमें, वी डी पी इज इक्वल टू एस डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे यूज करेंगे, फिलहाल आप बस देखते चलिए और छोटी छोटी चीजें माइंड में रखते चलेंगे। पहली चीज जो आपको माइंड में रखना है वो क्या है, ये इक्वेशन डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, जहां जी क्या है, गिव फ्री एनर्जी, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, एस एंट्रोपी और टी टेम्परेचर है। और आपको क्या रखना है, दूसरी चीज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि वी डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, एस डी टी के इक्वल हो जाएगा। और एक छोटी सी बात देखिए, डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। आप अभी हमने देखा था ना, ठीक है, अगर चेंज इन एंट्रोपी हमें निकालना है यानी कि डेल्टा एस निकालना है तो हमें याद रखना होगा ये क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी यानी कि H अपॉन T होता है। क्या होता है, डेल्टा H अपॉन T होता है। चलिए ये तीसरी चीज थी जो आपको माइंड में रखना है। और क्या रखना आपको, हाँ ये देखिए लॉग की वैल्यू, एक्चुअली जब हम लॉग लिखते हैं, ये लॉग के साथ एक चीज और देख लीजिए, लॉग x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग log x विद रेस्पेक्ट ऑफ x द वैल्यू विल बी 1/x, ये वैल्यू आती है। अगर हम इसी के जस्ट अपोजिट केस देखें तो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। देखिए वो क्या होगा, अगर हमें यह दिया गया 1/y शुड बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ y, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए क्या आएगी, हाँ क्या आती है, log y आती है। मालूम है इस log y को कई बार ln y लिखा हुआ भी मिल सकता है। अभी हम बताते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। इस log का मतलब क्या होता है, इसके बेस में e होगा, ठीक है। इस ln का मतलब ये जो log है ना, ये नेचुरल log है, यानी कि ये क्या है, log e ही है। यहां तक क्लियर है। और जो इसकी वैल्यू आती है वो भी देख लीजिए, ln या फिर सिंपल log लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर
लॉग बेस ई लिखा हुआ मिल सकता है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सेम है, और इसकी वैल्यू आती है 2.303 लॉग बेस 10। ये क्या है हमारा, लॉग बेस 10। ध्यान रहे बेस 10 है, यानी वो नीचे लिखेंगे हम। अगर हमें बेस बदलना है, यहां पे बेस कितना होगा ई, यहां पे भी बेस ई, यहां भी बेस ई। अगर हमें इस बेस को बदल कर 10 में लाना होगा तो हमें क्या करना होगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, लॉग बेस 10 में। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। एक और छोटा सा इक्वेशन है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। देखिए वो क्या है, ज़्यादा ऊपर हो गया। हाँ, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का रिलेशन है। किसके बीच का रिलेशन है, स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ याद है, मोलैलिटी। और कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी। ठीक है, डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेंसिटी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिलेशन है, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 1000 टाइम्स ऑफ डी। डी क्या हमारा, डेंसिटी, माइनस एम इंटू एम सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए स्मॉल एम क्या हमारा, दिस इज आवर मोलैलिटी, दिस इज मोलैरिटी, डेंसिटी, मोलैरिटी, एंड दिस इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। आगे देखिए यही चीज यहां पे मेंशन है, कैपिटल एम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डी क्या हमारा, डेंसिटी, जो कि हम किस में लेंगे, ग्राम पर मिलीलीटर में। ग्राम में क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए जो भी मोलर मास लिया जाता है वो किस में रहता है, ग्राम में रहता है ना, तो डेंसिटी भी कैसे कंसीडर होगी, ग्राम में, ग्राम पर मिलीलीटर में। देखिए मेरे पास एक और इक्वेशन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ छोटा सा पॉइंट है, हम उसको यूज करेंगे आगे। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। अभी हमने कहा कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर लें तो आप हमें ये बताइए कि चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई, हम यहाँ पर जीरो रख दें, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मिलेगा ना। अब देखिए इस टी डेल्टा एस को उठा के हम इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बचा, डेल्टा एच। अगर हमें डेल्टा एस निकालना है तो देखिए क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। ये वाला टी इधर उधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा यही रिलेशन ऊपर हम लिखे थे क्या, हाँ, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। क्या याद रखना है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा एच अपॉन टी होगी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी एक्चुअल चैप्टर के बेस पॉइंट पे इंटर कर रहे हैं। जो टॉपिक क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। हमने देखा ना भी 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, और इनके भी 3 टाइप हो सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इसमें देखिए अगर मेरा सॉल्यूशन लिक्विड है, ध्यान दीजिए हम किसी बात करें सॉल्यूशन की, अगर मेरा जो सॉल्यूशन वो लिक्विड है तो आप हमें बता सकते हैं सॉल्वेंट क्या होगा, हाँ क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट क्या होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये फिक्स नहीं है। एक्वस का मतलब आपको पता ही है, एक्वस का मतलब क्या होता है, व्हेन एनीथिंग इज मिक्स्ड इन वाटर। जब वो वाटर में मिक्स होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस। अगर वाटर में मिक्स होगा तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर हो जाएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और काम की चीज़ है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अच्छा ये वेपर प्रेशर कुछ याद आ रहा है, कहाँ डिस्कस किए थे, हाँ जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे गैसेज स्टेट, तो वहाँ पर हमने वेपर प्रेशर के साथ एक बार डिस्कस किया था। हमने कहा था
कि हम थर्मोमीटर में मरकरी यूज करते हैं ना। क्यों यूज करते हैं? तो बहुत सारे फीचर्स थे। पहला था कि इसकी डेंसिटी हाई होती है, दूसरा था ये नॉन स्टिकी होता है, यानी कि वो वॉल ऑफ कंटेनर से चिपकता नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी? हाँ, ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर फॉर्म नहीं होता है, यानी कि अगर आप इसको रख दें तो ये धीरे धीरे इवापोरेट होकर अपने वेपर्स को जनरेट नहीं करता है। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ने से पहले छोटी सी चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए, आपने बचपन में पढ़ भी रखा होगा। देखिए, पहले डायग्राम बनाने से पहले आप देख लीजिए, हम एक्चुअली क्या सीखेंगे? डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। आप हमें ये बताइए कि इवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? हाँ, दोनों ही क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तभी तो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए। ये जो इवापोरेशन है ना, इट स्टार्ट्स एट एनी टेम्परेचर, यानी कि इवापोरेशन के लिए कोई एक फिक्स टेम्परेचर होने की जरूरत नहीं है। वेयर एज फॉर वेपराइजेशन इट इज कंपल्सरी टू गेट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसे हम क्या कहते हैं? उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लीजिए मेरे पास वाटर है, ठीक है। उस वाटर को हमने ग्लास में भर के छोड़ दिया, ठीक है। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद यानी कि कुछ गैप के बाद, वो डिपेंड करेगा कि वो अमाउंट कितना वाटर का उसके ऊपर। कुछ दिनों के बाद जब आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे वो वाटर का लेवल कम हो गया होगा, या फिर पूरा का पूरा वाटर गायब हो चुका होगा। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये तो क्लियर है कि सर वो क्या हो गया होगा? वेपर बन के उड़ गया होगा या स्टीम बन गया होगा, यही कहेंगे ना, ठीक है। क्यों हुआ वो? वहां कौन सा प्रोसेस हुआ? क्या वहां पर इवापोरेशन हुआ है या वहां पर वेपराइजेशन हुआ है? यहीं से हमें समझना है इस चीजों को। वहां पर इवापोरेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उसको रूम में वैसे छोड़ दिया था। 100 डिग्री सेल्सियस क्या रूम को पॉसिबल है पालना ना खुद से? नहीं ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे चीजें बॉयल होने लगती हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो हुआ ही नहीं, तो वो स्टीम किसकी वजह से बना होगा? इवापोरेशन से। और ये हमेशा होता रहता है। इवन कि आपके पास 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, तो भी इवापोरेशन अपना काम करता रहेगा। ये बात और है कि इवापोरेशन 2 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही स्लो होगा, लेकिन होगा, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये होगा ही होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वापस हम चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। लाइक गैसेस, जैसे गैसेस होते हैं ना, मेरे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम पर अभी बाद में डिस्कशन होगी। फिलहाल हम देखते हैं आगे थ्योरी पार्ट को। लाइक गैसेस, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ, हर एक टेम्परेचर पे जैसे गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, उसी तरह लिक्विड पार्टिकल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ रखा था। ऑल द मैटर्स हैव intermolecular space and because of that they used to move, they are always moving, they are constantly moving। अगर वो मूव कर रहे, जाहिर सी बात उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, आप ये बता सकते हैं लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? हाँ, गैसेस की ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड में होगी ना। ठीक है, आगे देखिए। सो द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब मान लीजिए हम यहीं पे एक डायग्राम बना देते हैं, और ठीक है, हम किसका बना रहे हैं डायग्राम? लिक्विड का। आपकी समझने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप बनाए भी, ठीक है। मेरे पास ये लिक्विड की अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके पास तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना,
अगर वो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इनके बीच तो काइनेटिक एनर्जी होगा और क्या होगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब हमें ये बताइए, अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है कौन से वाले, ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं हमें, अगर इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके, बात समझ आ रही है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये तो ऊपर निकल जाएंगे। क्यों ऊपर निकल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से कोई ऐसा नहीं है जो इसको पुश कर रहा हो। अगर ऊपर से कोई इसको पुश कर रहा होता तो ऊपर नहीं जा पाते। यहां पर ये किसकी वजह से थे, हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से थे। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। एक और डायग्राम देख के लिए शायद और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए फिर से मेरे पास कुछ वैसे ही डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए हम इसकी बात करते हैं। ये देखिए जो रेड वाला है, दिख रहा है आपको, इस रेड वाले पे ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, सारे पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे होंगे, ना। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पार्टिकल्स इसको घेर रखे और चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि ये ऊपर जंप करके नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है। लेकिन इसके ऊपर जो लग रहा होगा फोर्स होगा, ये वाला ले लीजिए सरफेस वाला, क्या इसका एफ नेट 0 होगा, नहीं होगा। इधर से और इधर से तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है उसकी वजह से 0 नहीं होगा। तो इसको जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी ये जंप करके बाहर निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है इवापोरेशन हमेशा कहाँ होता है, ये जो सरफेस वाले हैं ना एकदम ऊपर वाले, यहां होता है। तो इवापोरेट भी यही होने चाहिए। फिर पूरा पानी क्यों गायब होता है, इसलिए होता है कि मान लीजिए ये इवापोरेट होकर ऊपर उड़ गया तो क्या होगा, ये दूसरा पार्टिकल यहां पहुंचेगा, फिर ये भी हीट होकर ये भी उड़ जाएगा। ऐसे करते 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 सारे पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। तो आप हमें ये बताइए जो इवापोरेशन है, एक ये केस है और एक मेरे पास और छोटा सा केस है ये वाला। आप बताइए किस केस में इवापोरेशन ज्यादा होगा, दोनों में सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा ना। किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक टाइम पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि इसकी जो सरफेस एरिया है जो एक्सपोज्ड है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, देखिए हाँ, इफ दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दे कैन ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप इनटू द एम्प्टी स्पेस अबव लिक्विड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। हाँ, ये सेम चीज लिखा हुआ है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, अगर वो सरफेस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि उसे ब्रेक कर सके तो ब्रेक करके कहां निकल जाएगा, ऊपर। ऊपर अगर ओपन कंटेनर है तो तुरंत किससे मिक्स हो जाएगा, सराउंडिंग में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये सरफेस फिनोमिनन क्यों है, क्योंकि ये सरफेस पर डिपेंड करता है, ये सरफेस पर डिपेंड करता है। दैट इज इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड द सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस के स्ट्रक्चर और सरफेस एरिया पर ये डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो कैसे, देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो जितनी ज्यादा होगी वो इतनी आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, और जितनी तेजी से निकलेंगे इवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ क्लोज्ड कंटेनर द वेपर मॉलिक्यूल्स, in a closed container the vapor molecules collide with the walls of a container and get converted to a liquid causing condensation। हाँ, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हमें देखना है और समझना भी है।
बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो यहाँ पर सरफेस पे है हम पूरा छोड़ देते हैं ऐसे, ये सब फील्ड होगा, ये तो इवापोरेट होके कहाँ निकल जाएंगे, हाँ बाहर सराउंडिंग में मिक्स हो जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे। अब मान लीजिए हम इसको लॉक कर देते हैं, क्या कर दिया हमने, लॉक कर दिया, तो ये तो इवापोरेट तो हो ही रहे होंगे, इवापोरेट होके वेपर बन के यहाँ पे क्या हो जाएंगे सब, हाँ इकट्ठे हो जाएंगे ना, ठीक है। लीजिए ये कुछ इकट्ठे हो गए, ये सब क्या है, वाटर वेपर हो गए। अब आप ये बताइए हमें, यहां तक तो ये इवापोरेट हो गया, तो क्या ये इवापोरेट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, सर बिल्कुल हो रहा होगा। तो अब ये इवापोरेट होके कहां जाएंगे, अब तो स्पेस बचा ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इनसे आकर टकराएंगे, इन सब से आपस में आके क्या होंगे, बार बार टक्कर होगी। अब ये देखिए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, यानी कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम है, यानी कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं है और स्पेस भी नहीं बचा है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स इससे टकराएंगे और अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। अब ये बताइए ये बाहर क्यों निकल रहे थे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा थी। अगर वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या वो वापस से फिर लौट आएंगे, हाँ बिल्कुल लौट आएंगे, और वो फिर से क्या हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे। यानी कि अब वो क्या होने लगा, वहाँ पर कंडेंसेशन होने लगा, उसी को तो हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर और अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। ये तो पहले वेपर बने, वेपर बनने के बाद क्योंकि ये स्पेस पहले से ऑक्युपाइड था तो कोलाइड किए, कोलाइड करके वो अपनी एनर्जी लूज किया, लूज करने के बाद फिर से क्या बन गए, लिक्विड बन गए। एक छोटी सी चीज आप याद रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद, यानी कि ये जो पूरा स्पेस है जब वो वाटर वेपर से भर जाएगा, उसके बाद अगर 5 मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, इफ 5 मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इवापोरेटेड, देन एट द सेम टाइम 5 मॉलिक्यूल्स विल बी कंडेंस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर ये पूरा स्पेस भर गया किससे, वाटर वेपर से, उसके बाद जब वो भर गया ना, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद अगर 5 मॉलिक्यूल्स यहां से 1 सेकेंड में इवापोरेट हो रहे हैं, तो उसी 1 सेकेंड में 5 मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होंगे। ये चीज ध्यान रखना है। अगर 10 मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे तो हाँ, तो फिर 10 मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद ये जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो वेपर सेम है, अब जितना यहाँ से इवापोरेट हो रहा है उतना फिर से कंडेंस हो जा रहे हैं, यानी कि उनका नंबर बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये जगह पहले से ही भर चुका था। बात समझ में आ रही है, चलिए अब देखते हैं आगे, जो अभी हम पढ़ रहे थे वह फिर से देखते हैं। इन अ क्लोज्ड कंटेनर द वेपर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड कॉजिंग कंडेंसेशन। क्लोज्ड कंटेनर में क्या हो गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इवापोरेट होकर ऊपर आ रहे हैं, वो वापस से कंडेंस होके क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। देखिए आगे हम कुछ चीजें दिया गया है, देखिए क्या है। इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। हाँ, एकदम स्टार्टिंग में तो इवापोरेशन तेज होगा। क्यों तेज होगा, क्योंकि स्पेस ऊपर का पूरा खाली था। लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के बाद जितना इवापोरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा, यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे देखते हैं। दैट इज